जब भी हम किसी नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा, जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, इन सारी इवेंट्स में जब लोगों की डेथ होती है या फिर डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, तो इसमें भी सोच लेते हैं कि चलो ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, ये नेचुरल चीज है, भगवान की कोई चीज है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। बट जब हम वॉर्स की बात करते हैं, बड़े बड़े स्केल पे जो वॉर हुए होते हैं, अब स्पेशली जब आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, तो अगर आप सोच के देखो तो इतना प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब अरबों खरबों अरबों उसकी लिमिट नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है। कितने वहां पे लोगों की जाने जाती हैं, लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता, बीमारियां होती हैं, कोई मेडिकल सप्लाई नहीं होती। लेनिनग्राड में जब सीज हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो लोगों को खाने के लिए नहीं था, लोग घास खा रहे थे। और लोग एक पॉइंट पे तो ये हालत हो गई थी कि ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोग दूसरे लोगों को खा रहे हैं, कैनिबलिज्म हो रहा है। इतनी बुरी हालत हो जाती है जब वॉर्स होते हैं। तो अगर आप किसी दुनिया में, अगर आप सोच के देखो, किसी और दुनिया में अगर आप रहते, आप एलियन होते मान लीजिए, और आप सोचते अर्थ के बारे में कि लोग ऐसा आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो शायद ये लगता है कि इतने बड़े स्केल पे जब डिस्ट्रक्शन होता है तो वो किसी ऐसे रीजन की वजह से होता होगा जिसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जब नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता, बट जब वॉर्स में इतना डिस्ट्रक्शन होता है तो नेचुरल सी बात है शायद इंसानों का इसमें हाथ नहीं होता होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। जितने भी बड़े बड़े वॉर हुए हैं उसमें अगर आप बहुत गहराई तक जाओ ना, बहुत डिटेल तक जाओ, तो आपको नजर आएगा कि कुछ एक दो लोग ही होते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवाई होती हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस फर्डिनेंड को जब मारा था प्रिंसिप ने, सर्बियन नेशनल था वो, तो उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने एक आदमी को मारा है, फ्रांस फर्डिनेंड को, और उसकी वजह से इतने लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब इतनी सारे देश आपस में टकराने लगे थे, तो ये सोच के बहुत बहुत अजीब लगता है कि कुछ एक दो लोग ऐसे थे जो अगर सही टाइम पे इन्वॉल्व नहीं होते या सही टाइम पे इन्वॉल्व हो गए होते तो इतनी बड़ी कैलेमिटी नहीं हुई होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, और यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, और इसी वजह से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लड़ाई में ऑफिशियली उतरने से पहले, अमेरिका भी लड़ाई में आया नहीं था, उसके पहले से वो चर्चिल की अंडर द टेबल सीक्रेटली मदद कर रहे थे, और उस मदद की वजह से एक्चुअली ब्रिटेन को बहुत हेल्प मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ और एक्सियल पावर्स के खिलाफ। बट ये जो इन लोगों की सीक्रेट दोस्ती चल रही थी ना, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, किसी पब्लिक को इसका अंदाजा भी नहीं था, इसके बारे में एक इंसान था जिसको पता था, और वो ये सोच रहा था कि इस चीज को मैं पब्लिक के सामने ले आऊंगा। और वो इंसान अगर चाहता तो वर्ल्ड वॉर 2 की डायरेक्शन कुछ पूरी तरह अलग होती। आज की वीडियो में उस इंसान के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 1939 से। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब फाइनली हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया। जब पोलैंड को उसने इन्वेड किया तो उसके 2 दिन के बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। अब अगर देखा जाए यहां पे, तो इसके पहले हिटलर ने पोलैंड से पहले भी बहुत सारी और कंट्रीज को इन्वेड किया था, बट उन कंट्रीज के समय इन लोगों ने कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया उसके ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ था। बट पोलैंड के इन्वेजन में उन्होंने कहा था कि हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे, और उन्होंने वो किया। बट बहुत कमाल की बात है, वॉर डिक्लेयर करने के बाद भी बहुत महीनों तक, 6-7 महीने हो गए थे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मिलिट्री के टर्म से बात की जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर करने के बाद कुछ भी नहीं किया जर्मनी के अगेंस्ट, और एक्चुअली जर्मनी ने भी कुछ नहीं किया इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट। उन्होंने बस प्रिपरेशंस कर लिए थे, बट कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लिया। तो ये जो टाइम था ना वॉर डिक्लेयर करने के बाद और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इस टाइम को द फोनी वॉर कहते हैं, और इसके बारे में मैंने एक एक्चुअली वीडियो बनाया है, वो मेरे वर्ल्ड वॉर 2 के सीरीज का एपिसोड है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस फोनी वॉर के दौरान जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को मालूम पड़ गया था कि अब हमको जर्मनी से लड़ाई करनी है, तो उन्होंने एक चालाकी से प्लानिंग करना स्टार्ट किया। बट अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अभी प्राइम मिनिस्टर थे यूके के नेविल चैम्बरलेन, और विंस्टन चर्चिल थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, और इस पोजीशन में रहकर उनका रॉयल नेवी के ऊपर बहुत कंट्रोल था चर्चिल का। तो वो सीक्रेटली अभी से ही रूजवेल्ट के साथ बहुत कम्युनिकेशन कर रहे थे। रूजवेल्ट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वो देख रहे थे अमेरिका से कि हाँ भाई यहाँ पे यूरोप में टेंशन शुरू हो गई और लड़ाई इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बट इस
पूरे समय के दौरान जो अमेरिकन जनता थी उन्होंने साफ बिल्कुल क्लियर बोलकर रखा था कि भाई हम यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट में जो इतना दूर हो रहा है हमसे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे सोल्जर्स वहां लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह से पूरे अमेरिका की एक आइसोलेशन की पॉलिसी थी, मतलब हम किसी भी तरह से अपने आप को आइसोलेट रखेंगे यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उससे। ये जो फोनी वॉर चल रहा था इसका ऑफिशियली एंड हुआ 9 मई साल 1940 को, जब हिटलर ने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि अब वो दिन आ गया है जब हम लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और अल्टीमेटली उनके आर्च एनिमी फ्रांस, इन कंट्रीज को हम अटैक करेंगे। 9 मई को ये उसने अनाउंसमेंट किया और 10 मई को विंस्टन चर्चिल बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके पास पूरी ब्रिटेन की जो नेवी थी, उनकी आर्मी, एयरफोर्स, सबकी उनकी जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में आ गई। ठीक 5 दिन बाद यानी 15 मई को विंस्टन चर्चिल ने एक सीक्रेट मैसेज भेजा यूएस की एम्बेसी को लंदन में, और वहां से वो मैसेज गया रूजवेल्ट के पास। और ये भी एक तरह का सीक्रेट कम्युनिकेशन था, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। ये जो कम्युनिकेशन है इन लोग का, रूजवेल्ट और चर्चिल का, ये बहुत महीनों से चल रहा था। और चर्चिल ये पूछना चाह रहे थे रूजवेल्ट से कि आप हमको बताते रहो कि अटलांटिक ओशन के रीजन में जितनी भी जर्मन यूबोट्स की प्रेजेंस है उनकी क्या एक्टिविटी है, वो आप रॉयल नेवी को यानी ब्रिटिश नेवी को बताते रहो। और एक्चुअली रूजवेल्ट को यह बात करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो न्यूट्रल थे, बट वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे चर्चिल को। रूजवेल्ट और चर्चिल ये जो बातें कर रहे थे आपस में, उनको ये था कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। बट एक ऐसा आदमी था जिनको पूरी तरह पता चल रहा था कि भाई ये लोग सीक्रेटली क्या बातें कर रहे हैं, और ये आदमी था यूएस एम्बेसी में एक अमेरिकन सिटीजन जिसका नाम था टाइलर जी केंट। ये लंदन में जो अमेरिकन एम्बेसी थी उसमें एक क्लर्क था, और इसने ये जो कम्युनिकेशन था उसको वो ऑब्जर्व कर रहा था। इस इंसान की एक अलग बात ये थी कि ये बहुत ओपनली एंटी ज्यू था, और ये देख रहा था कि रूजवेल्ट शांति से चुपचाप अमेरिका को वॉर में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ वो नाजी लोगों के साथ, जर्मनी के लोगों के साथ, स्पेशली वहां की जो गवर्नमेंट थी, हिटलर की गवर्नमेंट, उसके साथ बहुत सिंपैथेटिक था। तो इसको था कि ये सारा जो इंफॉर्मेशन है मैं इन लोगों को दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ केंट की जो गर्लफ्रेंड, उसकी मिस्ट्रेस जो थी, वो एक रशियन बॉर्न थी, और उसके साथ साथ वो भी एक नाजी सिंपैथाइजर थी। तो इन दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन जर्मनी तक पहुंचाएंगे। तो केंट क्या करता था, वो एम्बेसी में क्लर्क था, तो सारे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे ना, टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो किसी को पता नहीं चलने चाहिए, उन सबको वो लेके आता था और अपनी मिस्ट्रेस को देता था, और वो उनकी फोटो लेती थी। फोटो लेके वो जो लंदन में इटालियन एम्बेसी थी उसमें उनका एक कांटेक्ट था, उसको वो फोटोज देती थी। इटालियन एम्बेसी से वो फोटोज जाती थी रोम में, रोम में जो बर्लिन की एम्बेसी थी, जर्मन एम्बेसी थी, वहां फोटोज जाती थी, और वहां से वो फोटो जाती थी बर्लिन में फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस से। इस तरह से पूरा चेन कंप्लीट हो रहा था और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जर्मनी तक पहुंच रही थी। परंतु यहां पे एक ट्विस्ट आता है। बर्लिन में जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी जर्मनी की, वहां से जितना भी कम्युनिकेशन होता था, उस सारे कम्युनिकेशन को ज्यादातर को ब्रिटिश लोग इंटरसेप्ट करते थे और डीकोड करते थे। इस वजह से उन लोगों को पता चल रहा था कि यहां से क्या कम्युनिकेशन बाहर जाता है। और एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जर्मनी के लिए, क्योंकि पूरे वॉर के दौरान बहुत सारा कम्युनिकेशन उनका ऑलरेडी इंटरसेप्ट हो रहा था और डिकोड हो रहा था। इस वजह से एलाइड फोर्सेस के पास एक बहुत बड़ा अपर हैंड था जर्मनी के अगेंस्ट। बहरहाल जब ब्रिटिश लोगों ने देखा कि ये जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्ट्री से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें उन्होंने देखा कि यार रोम से उनके पास एक मैसेज आ रहा है जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है रूजवेल्ट से चर्चिल की तरफ। तो ये एलाइड कंट्रीज का जो कम्युनिकेशन है इनके पास कैसे पहुंचा? और उनका जो मैसेज उन्होंने एक डिकोड किया ब्रिटिश लोगों ने, उस मैसेज में एक्चुअली वो मैसेज रूजवेल्ट ने किया था चर्चिल को, और उस मैसेज में रूजवेल्ट ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि जो आप हमसे मदद मांग रहे हैं शिप्स की, वो हम आपको एक्चुअली मदद कर सकते हैं। हम आपको 50 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स दे सकते हैं जो पुराने जमाने के हैं, वो हम आपको डिस्ट्रॉयर दे देंगे, बट उसके लिए हमारी कांग्रेस की स्पेशल परमिशन लगेगी, और वो परमिशन ऐसा लगने रहा है कि अभी मिल सकती है क्योंकि जनता जो है बहुत आइसोलेटेड है। ये जो मैसेज था, इसमें जो लिखा था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी, क्योंकि पेपर पे ऑफिशियली जनता के सामने ये नजर था कि रूजवेल्ट को कोई लेने देना नहीं है यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट से, बट इस मैसेज में इस बात को क्लियरली कह रहे थे कि हम आपको शिप दे देंगे और बस कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, बस सही टाइम का वेट करना है।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थी अमेरिका के लिए एज वेल एज ब्रिटेन के लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाए कि भाई चर्चिल और रूजवेल्ट का आपस में बातें चल रही हैं, तो जो यूएस यूके के रिलेशंस हैं उन पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, खराब हो सकते हैं रिलेशन, और फिर शायद जो रूजवेल्ट के लिए पर्सनली खराब हो गया बात, क्योंकि रूजवेल्ट चाह रहे थे कि उनका थर्ड टर्म था प्रेसिडेंसी के लिए और उसके लिए वो री इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो अगर ये बात बाहर आ जाती तो रूजवेल्ट के पॉलिटिकल करियर के लिए ये बहुत बहुत बुरी बात होती। बहरहाल ब्रिटिश पुलिस और वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज MI5 ने ये पता लगा लिया कि ये जो लीक आ रहा है ना, ये यूएस की एम्बेसी से आ रहा है लंदन में। तो उन्होंने जाके 20 मई को केंट को अरेस्ट कर लिया, और जब उन्होंने अरेस्ट किया केंट को, तो उन्होंने देखा कि भाई केंट के पास यूएस और यूके का जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें बहुत सारे रूजवेल्ट और चर्चिल के मैसेजेस थे, वो सारे मिलाके कुल मिलाके 1929 डॉक्यूमेंट्स थे। इतना सारा डॉक्यूमेंट उसने चुरा चुरा के अपने पास रखा हुआ था, और वही डॉक्यूमेंट्स वो भेज रहा था आगे अपनी मिस्ट्रेस के थ्रू जर्मनी और रशिया के पास। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बंदा यूएस एम्बेसी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, और ये जितने भी लोग होते हैं जो एम्बेसी में काम करते हैं इंपॉर्टेंट जगहों पे, उन लोगों को डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिलती है। इसका मतलब जिस कंट्री में वो लोग हैं उस कंट्री के लोग उन सारे जिनके पास भी इम्यूनिटी है उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। बट जब केंट के बारे में पता चला रूजवेल्ट को और उनकी गवर्नमेंट को कि भाई एक बंदे को सारा जो तुम्हारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना उसके बारे में पता था, तो भाई यहां से जो यूएस एम्बेसी में जो एम्बेसडर थे, जो सीनियर मोस्ट पोजीशन में जो ऑफिसर होता है, उसने बोल दिया कि जो इसके पास इम्यूनिटी है उसको हम वापस लेते हैं, आप इसको बिंदास अरेस्ट करो। तो केंट को अरेस्ट कर लिया गया, और अक्टूबर 23, 1940 में उनके ऊपर ट्रायल शुरू हुआ। केंट ने अपने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट चुराए थे उसके बारे में उन्होंने बताया, कॉन्फेस किया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो उसके पहले रशिया में थे तो जो भी सीक्रेटली कम्युनिकेशन होता था यूएस के साथ उसको भी वो चोरी करके रखते थे ताकि बाद में कभी यूज करेंगे। केंट को इन क्राइम्स के लिए 7 साल की सजा हुई, और इसी के साथ साथ चर्चिल और रूजवेल्ट की जो सीक्रेटली बातें हो रही थी वो बरकरार रही। पूरे टाइम रूजवेल्ट कोशिश कर रहे थे कांग्रेशनल लीडर से मिल मिलके कि किसी तरह से इस जो उन्होंने प्रॉमिस किया है चर्चिल को कि वो अपने 50 डिस्ट्रॉयर्स दे देंगे, उसके लिए स्पेशल परमिशन मिल जाए, और जनता का भी धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे कि जो पूरा जो जनता की जो राय है वो वॉर में जाने के लिए लोग मान जाए। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स और नेवी के ऑफिसर्स इस डील के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे, बट अल्टीमेटली जुलाई में ये मान लिया गया, इस डील को ओके कर दिया गया, और सितंबर में एग्जैक्टली 9 सितंबर 1940 को पहले 8 डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका ने दे दिए ब्रिटिश लोगों को। ये जो 8 डिस्ट्रॉयर्स दिए अमेरिका ने ब्रिटेन को 9 सितंबर को, पता है कब दिए थे? ये तब हुआ था जब जर्मनी ने ऑफिशियली एयर रेड्स करना शुरू कर दिया था ब्रिटेन के ऊपर, और बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हो गया था। उसके एग्जैक्टली 3 दिन बाद ये 8 डिस्ट्रॉयर्स दिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी जो शिप्स हैं उन्होंने ब्रिटेन की नेवी को दी। अगर आप केंट की बात करें तो 1945 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया और उनको यूएस डिपोर्ट कर दिया गया, वापस वो यूएस में आ गए, और यहां पे आके भी उनकी जो राय है पूरे वॉर के बारे में, रूजवेल्ट और चर्चिल के बारे में, ये बदली नहीं। वो एंटी ज्यू ही रहे, और कॉन्स्टेंटली एक्चुअली वो पब्लिश करते थे अपनी राय को लोगों के सामने लाते थे। हर हफ्ते वो आर्टिकल्स लिखते थे अपने व्यूज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। तो काफी लंबा जीवन जिया था उन्होंने वॉर के बाद भी। केंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे अगर ये जनता के सामने आ जाते तो सब लोगों को पता चल जाता है कि रूजवेल्ट सीक्रेटली अमेरिका को वॉर में लाना चाहते हैं और अपनी कंट्री को वो तैयार कर रहे थे वॉर के लिए, जबकि ऑफिशियली जनता के सामने वो लगातार ये कह रहे थे। एक्चुअली अपने कैंपेन के समय भी, जब उनका री-इलेक्शन का कैंपेन था, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई भी अमेरिकन सोल्जर, कोई भी अमेरिकन मां का बेटा लड़ाई करने के लिए ब्रिटेन में या फिर यूरोप में नहीं जाएगा। वो अपने इलेक्शन के समय भी इस बात को प्रॉमिस किया था उन्होंने, फिर भी ये सब कुछ वो कर रहे थे सीक्रेटली और जनता को पता भी नहीं था। अगर ये बात जनता के सामने आती तो यूएस यूके के रिलेशंस बहुत हर्ट होते, और अमेरिकन और रूजवेल्ट जो वापस प्रेसिडेंट के लिए री-इलेक्ट हुए, शायद से वो री-इलेक्ट नहीं होते, और शायद से अमेरिका के ऊपर 1941 में 7 दिसंबर को जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तो उसके बाद जो तुरंत अमेरिकन मिलिट्री तैयार हो गई थी लड़ाई के लिए, शायद से वो तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि ये लगातार रूजवेल्ट को पता था कि अमेरिका को वॉर में जाना ही पड़ेगा, तो वो अपनी तैयारियां कर रहे थे अंडर द टेबल, और इन्हीं तैयारियों की वजह से अमेरिका जल्दी तैयार हो पाया लड़ाई में उतरने के लिए, और फाइनली फिर एलाइड साइड को विक्ट्री भी मिली। इन सारी बातों से, इस पूरी कहानी से जो एक सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है
वो ये है कि जो इतने बड़े बड़े वॉर्स होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान जाती है, इतना नुकसान होता है, वो शायद से ना हो अगर ये जो कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं जो डिसीजन ले रहे होते हैं, स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, इन लोगों की जो आपस में बातें हो रही हैं, जो अपने सीनियर से बातें कर रहे हैं, अगर वो बाहर जनता के सामने आ जाए ना, तो शायद से लड़ाई हो ही ना, या बिल्कुल अलग रुख ले लें। क्योंकि लड़ाई करने के लिए ये सारे लीडर्स अपनी जनता को कभी ना कभी किसी ना किसी कैपेसिटी में गुमराह करते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नहीं हुआ, ये उसके पहले भी होता था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी होता था, और अनफॉर्चुनेटली ये आज भी होता है। तो इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि जो भी आपको नजर आ रहा है, जो भी आपको सुनाई पड़ रहा है न्यूज में, रेडियो पे, वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती।